तय ये हुआ कि आखिरी दिन कल विधानसभा है। हम विधानसभा में जब मनी बिल आएगा उसमें मतदान की मांग करेंगे और यदि आप हमारे पक्ष में वोट दोगे तो सरकार की जाएगी। अब वहाँ पर ममता जी के खिलाफ भी वातावरण है। हम अभी इतने ताकतवर नहीं बन पा रहे हैं वहाँ पर कि हम सारा नाराज़गी का वोट हमारे पास आ जाए, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सकारात्मक और उनका नकारात्मक वोट मिलकर एक हम अच्छी पोजीशन वहाँ पर बना सकें। गाय को माता मानना चाहिए, गोवंश का हमारे संस्कार है। अब इसको कोई कानून बनाकर तो हम रोक नहीं रहे हैं, पर हम अपेक्षाएं करेंगे कि लोग ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। आप यदि मेरे सामने बीफ खाएंगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। कैलाश जी, अभी हम उत्तराखंड से शुरू करेंगे बिकॉज दैट इज द लेटेस्ट। अभी आपके रोल उधर क्या था? व्हाट वाज योर रोल इन उत्तराखंड, द पॉलिटिकल ड्रामा दैट आई ट्रैवल्ड? दरअसल मुझे पार्टी की तरफ से कहा गया कि एक बार उत्तराखंड जाकर उसका पॉलिटिकल सिनेरियो देख लीजिए। कुछ लोग हमारे पास आए थे जो चाहते हैं कि वहाँ की सरकार गिरे और हम आपके साथ आना चाहते हैं, तो उन्हें लेना या नहीं लेना और किस प्रकार वहाँ पर भूमिका होना चाहिए आपकी। तो मैंने वहाँ पर जाकर वो लोग जो कांग्रेस से असंतुष्ट थे उनसे चर्चा की, तो उन्होंने काफ़ी दस्तावेज मुझे दिए कि वर्तमान सरकार क्या क्या कर रही है। तो पता लगा कि वहाँ पर वन माफिया एक काम कर रहा है, भू माफिया एक काम कर रहा है और एक खनन माफिया है, शराब का माफिया है। ये सब माफियाओं से घिरी हुई सरकार है और उनके पास बाकायदा उसके दस्तावेज थे। तो मैंने कहा कि भाई आप ये दस्तावेज मुझे दे रहे हैं, पर एक प्रक्रिया होती है डेमोक्रेसी के अंदर कि हाउस में भी उठा सकते हैं आप और चाहे तो अपने नेता को भी बता सकते हैं। तो मुझे पता नहीं है आप लोगों को कितना लिखना चाहिए और कितना नहीं लिखना चाहिए, पर मैं बता देता हूँ जो वास्तविक बात है वो। उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी में हमने कोशिश की, बाकी अभी बात नहीं हो पा रही, तो हम निराश होकर आपके पास आएँ कि आप हमारी मदद करेंगे तो सरकार गिर जाएगी और कम से कम उत्तराखंड में एक जो माफिया गिरोह काम कर रहा है उससे उत्तराखंड बच सकता है। ठीक है, तो हम लोग बैठे वहाँ पर, हमने काउंट किए लोगों को, उनसे चर्चा की। तो उसके बाद फिर तय ये हुआ कि आखिरी दिन कल विधानसभा है। हम विधानसभा में जब मनी बिल आएगा उसमें मतदान की मांग करेंगे और यदि आप हमारे पक्ष में वोट दोगे तो सरकार गिर जाएगी। ये सब बैठ के रात में बात की और रात में ही हमने एक लेटर ड्राफ्ट किया गवर्नर के नाम पे कि हम कल मनी बिल आने वाला है, उसमें मतदान की मांग करेंगे। कृपया आप विधानसभा उपाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें। उसमें सिर्फ बीजेपी के ही 27 लोगों के हस्ताक्षर करके हमने गवर्नर को दिया और साथ में उस पत्र में ये भी था कि आप वीडियोग्राफी पूरे विधानसभा की कार्रवाई की कराएं। फिर दूसरा पत्र विधानसभा अध्यक्ष को हमने दिलवाया जिसमें हमने वही शब्द थे सब सारे कि कल मनी बिल आने वाला है, हम मत विभाजन के लिए हम मांग करेंगे, तो अध्यक्ष जी आप कृपया मत विभाजन करवाइएगा। जब तक कांग्रेस के विधायकों की भूमिका मौन थी, वो जो कांग्रेस के लोग जो हमें मतदान करने वाले थे उसमें से मंत्री थे, तो उन्होंने अपने विभाग की मांग भी रखी जिससे कि उनको शक नहीं हो, पर बाद में शायद उनको शक हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तो जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने मतदान की मांग की तो उन्होंने मतदान नहीं करवाया और एकदम खड़े हो गए अपने अध्यक्ष महोदय अपने कुर्सी से और बोले बजट पास। वहाँ सब लोग, हमारे 27 लोग और 9 लोग कांग्रेस के, वो एक साइड आकर खड़े हो गए और कहा कि भाई आप मतदान करवाइए। तो उन्होंने मतदान नहीं करवाया। हम वहाँ से ऐसे ही निकल के और विधानसभा की और गवर्नर के पास जाने लगे तो बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा को घेर लिया और मारपीट चालू कर दी जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके साथ। फिर हमने वहाँ से डीजी से बात की कि भाई आप कम से कम जनप्रतिनिधि की सुरक्षा कीजिए, हम गवर्नर के पास जाना चाहते हैं। तो विधानसभा से
राज्यपाल के यहाँ जाने में हमको 3 घंटे लगे। डीजी पुलिस भेज ही नहीं रहे थे, हटा ही नहीं रहे थे, और जनप्रतिनिधि 3 घंटे तक विधानसभा के अंदर ही रहे, क्योंकि बाहर आते तो मारपीट हो जाती। फिर डीजी को मैंने गुस्से में कहा कि सरकार गिर गई है, कल से कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा तब आपका क्या होगा, आप विचार करिए। तो डीजी खुद आए वहाँ पर। इसी बीच हमने गवर्नर से भी कहा कि गवर्नर साहब इस प्रकार हो रहा है, हम आपके पास विधायकों को लाना चाहते हैं। तो फिर गवर्नर ने भी डीजी से बात की, डीजी खुद गए वहाँ और लोगों को बसों में बिठाया, गवर्नर के आए। गवर्नर के हमने 35 विधायकों की परेड करा दी। जैसे हम लोग बैठे हैं तो इधर गवर्नर बैठ गए और सामने 35 एमएलएस बैठ गए, और एक एक एमएलएस के नाम लिया कि रामलाल आप खड़े होइए, श्यामलाल आप खड़े होइए, अपना नाम बोलिए, कहाँ से विधायक हैं आप। सब ने अपना नाम बताया और पूरे उसकी वीडियोग्राफी हुई। गवर्नर ने पूरी वीडियोग्राफी करवाई, और करवा कर हमने कहा कि भाई आप 24 घंटे के अंदर फिर से बहुमत मांगिए, अल्पमत की सरकार है, सरकार गिर गई, सरकार भंग करिए, और या फिर कल ही वापस बुला लीजिए। तो बाहर फिर हमने देखा कि कांग्रेस के काफ़ी लोग आ गए, तो इमीडिएट हमने निर्णय लिया कि कैसे भी यहाँ से सारे एमएलएस को ले जाना चाहिए बाहर, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने गवर्नर के ही बैठे रहे। इसी बीच में हमने हवाई जहाज की व्यवस्था की और सब लोगों को एयरपोर्ट ले गए, पुलिस कस्टडी में ही, कार्यकर्ताओं को भी बुला लिया जब तक। और हम दिल्ली आए। दिल्ली लाकर हमने यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने की कोशिश की कि हम आपके पास 35 विधायकों की परेड कराना चाहते हैं। इसी बीच एक डेवलपमेंट और हुआ था कि आपको मालूम होगा, एक घोड़े के पैर टूटने की घटना हुई थी, उसमें एक विधायक को अंदर कर दिया था। मतलब टोटल हमारे पास 36 विधायक, आज भी 35 विधायक अभी यहीं पर दिल्ली में है, और 36वां भी आ गया, कल जमानत हो गई। 36 विधायक आज भी हमारे पास है। गवर्नर से हम चर्चा करते रहे कि आप वापस लाइए। तो इसी बीच में एक नोटिस विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आ गया। नोटिस में विधानसभा की जो नियमावली और भारत के संविधान के अंदर भी ऐसा है कि यदि वो नोटिस आता है उसके 7 दिन के अंदर जवाब देना चाहिए, नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अब इसमें 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ये कहा कि ध्वनिमत से बजट पारित हो गया। बजट यदि पारित हो गया ध्वनिमत से, इसका मतलब उस ध्वनि में उन 9 लोगों का भी मत उन्होंने जोड़ा है जो हमारे साथ खड़े। इसका मतलब ये हो गया कि 9 लोग हाउस के अंदर उनके साथ थे, ऐसा विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया। इसी बीच में वो नोटिस देकर डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें 7 दिन का समय मिलना चाहिए। गवर्नर से हमने कहा कि 7 दिन के पहले आप यदि बुला लेंगे विश्वास का मत, तो कम से कम विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई नहीं कर सकते। पर उन्होंने 28 तारीख कर दी, मतलब 7 दिन के बाद। इसी बीच में एक ये गुस्ताखी हो सकती है कि इन 9 लोगों को डिस्क्वालीफाई करके और फिर विधानसभा के फ्लोर पे जाएं, पता लगा 9 लोग कम हो गए और सरकार अपना मत ले ले। इस बात से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को भी अवगत कराया कि अगर आपको फ्लोर पर बहुमत सिद्ध करना है तो 28 के पहले कराइए, 7 दिन हो जाएं उसके पहले। 25 को करा सकते हैं, 26 को करा सकते हैं। तो आपको क्या गवर्नर के रोल के ऊपर आपको हाँ, मुझे लगता है कि इतना अवसर डिस्क्वालीफाई करने का विधानसभा विधायकों को देना नहीं चाहिए। ऑन रिकॉर्ड कि डिस्क्वालीफाई करने का अवसर मिल जाए विधानसभा अध्यक्ष को, ये समय नहीं देना चाहिए, या फिर निर्देश देना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को कि स्टेटस को हो, किसी विधानसभा सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। ये क्यों लग रही है गवर्नर उनको मदद कर रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं कह सकता मैं मदद कर रहे हैं, पर हमारा नुकसान हो रहा है उससे। पहले अरुणाचल में हुआ, अब उत्तराखंड में हुआ, और जहाँ बीजेपी चुन के नहीं आ पा रही वहाँ पे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। फैक्ट तो ये है कि कांग्रेस की लीडरशिप बहुत ही कमज़ोर हो गई है और कांग्रेस के विधायकों को अपना जीवन असुरक्षित महसूस कर रहा है, राजनीतिक जीवन। तो अब वो कांग्रेस से फेड अप हो गए हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के एक्ट से एक ही घटना की वो जेएनयू में गए, आप सर्वे करा लीजिए, 80% कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये पसंद नहीं है कि उन्होंने
वो लोग जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए उनके साथ खड़े हुए। मैं ये सर्वे इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अभी मेरा इलेक्शन सर्वे कलकत्ता में चल रहा है, तो इस विषय पे भी मैंने सर्वे करवाया था। 95% लोगों ने इसका विरोध किया, 95% लोगों ने, कि राहुल गांधी को ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में भी ऐसे लोगों का मत है। तो मैं बहुत खुले रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारी भूमिका सरकार तोड़ने की नहीं, कांग्रेस का ही एक ग्रुप हमसे आके मिला, और आज भी वो लोग जो यहाँ पर 9 लोग वो खुले घूम रहे हैं, हमारे साथ नहीं है। बीजेपी के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि उसमें विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री, क्या उसको कोई परचेस कर सकता है क्या? हरेक सिंह रावत दबंग नेता वहाँ का, उसको कोई परचेस नहीं कर सकता। सतपाल महाराज की श्रीमती जी हैं अनिता जी रावत, उनको भी परचेस कर सकता है क्या? तो आरोप तो लग सकता है, पर आप यदि देखेंगे कि कौन लोग हैं तो फिर आरोप आपको समझ में आएगा कि आरोप के लिए है, वास्तविकता नहीं। कैलाश जी, आप वेस्ट बंगाल का भी इंचार्ज है, अभी आपको वेस्ट बंगाल से क्या एक्सपेक्टेशंस है? इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि बंगाल में हम संगठनात्मक रूप से कमज़ोर हैं, पर राजनीति के अंदर कभी सकारात्मक वोट से जीतते हैं, कभी नकारात्मक वोट से जीतते हैं। आपके पास लीडर अच्छा है और अच्छी पॉलिसी आप दे रहे हैं और अच्छा आपका नेटवर्क है, तो एक सकारात्मक आपका मार्केट है और आप सीधे वोट आपको मिल जाएंगे। कभी कभी नकारात्मक वोट से भी जीता जाता है कि हमें इनको हटाना है, तो लोग वोट दे देते हैं। बंगाल के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार लगभग 3.5 दशक तक वहाँ पर राज किया। उन लोगों ने कम्युनिस्ट को हटाया, तो विकल्प के रूप में कौन दिखा? ममता जी दिखी, तो लोगों ने ममता को वोट दे दिया। कम्युनिस्ट पार्टी थी, शुरू के 10 साल पहले दशक में अच्छा काम किया उन्होंने, दूसरे दशक में और बिगड़े, तीसरे दशक में इतने ज़्यादा बिगड़ गए और बाद में तो इतना हो गया कि लोगों ने फ्रस्ट्रेशन आया और कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया वहाँ से। अभी 5 साल में ही ममता जी के राज में इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, सारे जितने भी गलत काम करने वाले लोग थे वो पार्टी से इतने जुड़ गए कि बंगाल की पहचान बम से होने लग गई, बंगाल की पहचान बंदूक से हो रही है, बंगाल की पहचान फेक करेंसी से हो रही है, बंगाल की पहचान अवैध हथियारों से हो रही है, इस प्रकार के काम से, अफ़ीम से हो रही है, अफ़ीम की खेती से हो रही है। तो अब वहाँ पर ममता जी के खिलाफ भी वातावरण है। हम अभी इतने ताकतवर नहीं बन पा रहे हैं वहाँ पर कि हम सारा नाराज़गी का वोट हमारे पास आ जाए, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सकारात्मक और उनका नकारात्मक वोट मिलकर एक हम अच्छी पोजीशन वहाँ पर बना सकें। लेकिन कैलाश जी, अभी एक मुद्दा आया था वो स्टिंग ऑपरेशन का, जो सांसदों के ऊपर ब्राइबरी चार्ज आया था, लेकिन भाजपा ने इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया इसके ऊपर। जैसे कि दूसरे स्टेट में हो गए तो आपका मंत्री लोग आपके पार्टी ऑफिस में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके खिलाफ बात करते हैं कि डिमांड करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी मांगते हैं, लेकिन हाउस में भी एडजॉर्नमेंट मोशन दूसरे लोग किया है। ये मानते हैं कि भाजपा बीइंग ए रूलिंग पार्टी आपको एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं दे सकते, लेकिन मुद्दा उठाया भी नहीं है कि इसके बाद जब स्टेट से नेता ने बात किया तब भी मुद्दा उठाया। ये क्यों? आपका मतलब है कि आप बोल रहे हैं आप स्टेट गवर्नमेंट जो ममता जी के खिलाफ है, लेकिन ये राज्यसभा की ये बात हो रही है, इसकी वजह से आपका ये भी नुकसान हो गया था आप लोग ने पहले भी माना था। वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका नहीं है, हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा। दुर्भाग्य से इस इशू को अहलुवालिया जी ने भी उठाया, वो वहाँ के सांसद हैं, उठाया उन्होंने, पर वहाँ के अकेले सांसद थे और पार्टी ने भी कहा था कि आप ही उठाइए चूँकि आप वहाँ के सांसद हैं। इत्तेफाक से कम्युनिस्ट पार्टी के 3-4 लोग खड़े हो गए, कांग्रेस के 3-4 लोग खड़े हो गए, तो उनकी आवाज़ दब गई। मुझे लोकसभा से अहलुवालिया जी के भाषण का वीडियो निकालकर बंगाल में प्रचारित करना पड़ा कि नहीं हमने उठाया है उसको। ये बात दूसरी है कि वो अकेले सांसद थे इसलिए उन्होंने उठाया, तो उनकी आवाज़ दब गई और मीडिया ने भी उसको ज़्यादा वो नहीं दिया। तो हमने पूरे लोकसभा की मैंने वीडियो निकलवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धार्थनाथ सिंह किया, मैंने किया बंगाल में उस वक्त। दिल्ली में नेशनल मीडिया अटेंशन चाहते थे ना, दिल्ली में केरला में जो होता है
कर्नाटका में जो होता है, हिमाचल में जो होता है, आपका मंत्री लोग आपके इत्तेफाक से हम सब लोग उस वक्त बंगाल में ही थे। उस समय टिकट का चयन तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, क्योंकि वो हमारे कलकत्ता में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली बाकायदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद उसको शायद सभी मीडिया में आया, वो पूरे 2 दिन तक चला सिद्धार्थनाथ सिंह जी का। ये सही है कि हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में, उत्तर भारत में लोग बीफ नहीं खाते हैं, और बहुतों को मतलब इस सोच से ही तकलीफ होती है कि गाय खाया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे केरला में या उत्तर पूर्व में, जहां बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि अंदर जाए और कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है, वहां ये बिल्कुल आम डाइट का हिस्सा है। तो यहाँ पे आप ये मुद्दा इतने जोर से आप नहीं पुश कर सकते हैं। तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे मैनेज करेंगे, जैसे कि आप कोशिश करेंगे केरल में या उत्तर पूर्व में और घुसने की? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसको मैंने फेस किया है मिज़ोरम में। जब मिज़ोरम में गया मैं, तो वहाँ लोगों ने कहा कि इस मुद्दे को कृपया मत उठाइए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में ज़रा हमें तकलीफ़ होगी, क्योंकि हमारे यहाँ आम बात है ये। हमने उन्हें समझाया कि मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक एजेंडा है हमारा ये, पर हमारी भावनाएं इससे जुड़ी हुई है कि गाय को माता मानना चाहिए, गोवंश का हमारे संस्कार है। अब इसको कोई कानून बनाकर तो हम रोक नहीं रहे हैं, पर हम अपेक्षाएं करेंगे कि लोग ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। आप यदि मेरे सामने बीफ खाएंगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। कई जगह में कानून बनाने का भी प्रपोजल है कि बीफ को बैन, तो उसको भी तो आप सपोर्ट कर रहे हैं ना। फिर मैं कहता रहा हूँ आपसे कि जहाँ जैसी सामाजिक समाज की आवश्यकता है वैसा कानून बनना चाहिए। मिज़ोरम में हम कानून नहीं बना सकते, ये हमको मालूम है, पर जहाँ आवश्यकता है वहाँ तो बनाया जा सकता है। मतलब एक डेमोक्रेसी के अंदर प्रजातंत्र की खूबसूरती मैं बताता हूँ आपको। प्रजातंत्र की खूबसूरती यह है कि कई काम लोकहित के होते हैं पर लोकप्रिय नहीं होते, और कई काम लोकप्रिय होते हैं पर लोकहित के नहीं होते।